ड्यूट लॉरेंज का विद्युत चालकता का सिद्धांत। इसके तहत हम देखेंगे कि चालक इलेक्ट्रॉन है, चालन इलेक्ट्रॉन जिन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, ये किसी बंद बर्तन में भरी साधारण गैस की तरह व्यवहार करते हैं और इन पर वेग और ऊर्जा का भी वितरण होता है। वो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी के अनुसार होता है और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन धातुओं के आयन कोर के बीच, जो जालक होता है उसके आयन कोर के बीच तीव्र वेग से अनियमित गति करते रहते हैं। गति करते समय बारंबार ये आयनों से टकराते रहते हैं और प्रत्येक बार इनकी दिशा बदल जाती है, अर्थात किसी विशेष दिशा में इनकी कोई नेट गति नहीं होती है, क्योंकि जितना वेग मिलता है इन्हें उतना ही टक्कर के बाद उसे खो देते हैं। अर्थात विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों का माध्य वेग शून्य होता है, अर्थात सिग्मा Vn बराबर 0, यानी Vn का मतलब 1 2 3 n तक के इलेक्ट्रॉनों के वेगों को जोड़ दिया जाए तो किसी का तो x की धन दिशा में वेग होगा, किसी का ऋण दिशा में होगा। मतलब अनियमित गति है, इसलिए किसी एक दिशा में वेग सबका नहीं होगा, सब दिशाओं में होता है और टोटल अगर जोड़ा जाए सबका 0 माना जाता है। कोई x अक्ष की धन दिशा की ओर चल रहा है, कोई ऋण दिशा की ओर चल रहा है, इसलिए 0। परंतु जब किसी धातु के सिरों के बीच विभवांतर लगाया जाता है तो तार के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस विद्युत क्षेत्र के कारण प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर विद्युत वाहक बल लगता है और जब वाहक बल लगा है, बल होगा तो त्वरण भी होगा, तो ये प्रत्येक बिंदु पे लगा है तो जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो किसी न किसी बिंदु पर इसमें होंगे ही होंगे, तो उसमें त्वरण प्रदान हो जाता है, उन्हें त्वरण मिल जाता है इलेक्ट्रॉनों को। अब हम ये देखेंगे, माना हमें ये देखना है कि धातु के जो इलेक्ट्रॉन है उसका विश्रांत काल कितना है और ये मुक्त पथ चालकता वगैरह देखेंगे। तो हम ये देखते हैं इसमें कि माना धातु के तार में n मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति घन मीटर है। जब इन पर x दिशा में विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तो सभी इलेक्ट्रॉन x दिशा में त्वरित होने लगेंगे, x दिशा के विपरीत त्वरित होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है और x की धन दिशा में अगर लगाया तो उसके विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, क्योंकि F बराबर QE। अगर E विद्युत क्षेत्र है उसमें Q आवेश रख दिया जाए तो उसमें एक बल लगता है QE। तो EX दिशा में ये विद्युत क्षेत्र स्थापित किया गया है, इसलिए इस पर QEX बल लगेगा। तो यहाँ पर त्वरण हम देखते हैं कि AX का मतलब है X दिशा में त्वरण कितना होगा, तो माइनस इसलिए लगा दिया कि AX की ऋण दिशा में त्वरण लगेगा और धन दिशा में विद्युत क्षेत्र इस तरीके से लगा दिया गया है। मान लीजिए x दिशा में, तो जो त्वरण आएगा वो इस दिशा में लगेगा इलेक्ट्रॉन पर। तो AX बराबर माइनस QEX हुआ बल, तो इस पर त्वरण निकालेंगे तो बल बटे द्रव्यमान होगा, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। और त्वरण जो होता है वेग का t के सापेक्ष अवकलन होता है, इसलिए इसको हमने लिख दिया AX ये dVx ओवर dt, ये हो गया माइनस QEX ओवर m। यानी जब हमने विद्युत क्षेत्र स्थापित कर दिया है x की धन दिशा में तो हमारा ये त्वरण इस पे अप्लाई हो जाएगा, जहाँ Q इलेक्ट्रॉन का आवेश तथा m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। ये दोनों Q तथा m प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए नियत होते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि QEX ओवर m ये क्या होगा,
नियत होगा क्योंकि जो हमने वैद्युत क्षेत्र स्थापित किया है एक्स वो भी नियत है, इसलिए राइट साइड में नियत क्वांटिटी आ जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन का औसत वेग जोड़ेंगे तो हर इलेक्ट्रॉन का सबका इतना आएगा। जब बराबर संख्याओं का औसत निकालते हैं तो वो ही औसत उसका निकालते हैं तो हर संख्या के बराबर आता है। तो इसलिए ये संख्या, ये जो हमारी क्वांटिटी है यही रहेगी, और ये वाली जो Vx लिखा है मतलब x दिशा में हम इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग ले रहे हैं। इस तरह के कोष्टक में ये निशान लगे हुए हैं छोटे बड़े के बीच में, ये इसका मतलब औसत Vx। तो विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में मुक्त इलेक्ट्रॉनों में उत्पन्न माध्य वेग है ये Vx, इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग कहलाता है। जो अपवाह वेग की परिभाषा है कि वैद्युत क्षेत्र स्थापित करने पर किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों का जो नेट एक दिशा में प्रवाह हो जाता है, माध्य वेग जो मिल जाता है, उसी को अपवाह वेग कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो माध्य वेग Vx है वो Vd के बराबर होना चाहिए, क्योंकि माध्य वेग को अपवाह वेग कहते हैं जबकि इस पे वैद्युत क्षेत्र लगा दिया गया हो। इसलिए हमने क्या किया, Vx की जगह एवरेज Vx की जगह Vd रख दिया और यहाँ पर इसी में Vx की जगह Vd रखकर ये ले आए हैं। इसे हमने समीकरण नंबर 2 बना दिया है। अब हम देखते हैं धारा घनत्व। धारा घनत्व Jx बराबर -Q_N_Vd, जहाँ Q इलेक्ट्रॉन का आवेश, N पर यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, Vd अपवाह वेग है। तो ये सूत्र है Jx का। तो t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे इसका, dJx/dt बराबर Q और N ही तो कांस्टेंट है, इसलिए इनको बाहर निकाल लेंगे और Vd को t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे इसका, तो dVd/dt आएगा, ये प्राप्त हो जाएगा। अभी बल लगा हुआ है इसलिए ये राशि और ये राशि एक ही होगी, इसलिए हमने समीकरण 2 से और dVd/dt की जगह हमने इसका ये मान रख दिया, तो ये यहाँ पर आ गया -Qn, और dVd/dt की जगह ये मान रखा है यहाँ से, इसलिए Q²NEx/m आएगा। इसको समीकरण नंबर 3 बनाते हैं। समीकरण 3 के अनुसार dJx/dt, ये क्या है, Jx की प्रवणता है t के सापेक्ष, Jx की प्रवणता अगर ये धनात्मक है तो इसका मतलब है ये Jx जो है बढ़ता है समय के साथ, और ऋणात्मक होगी तो Jx का मान घटता है। क्योंकि ये धनात्मक आया है मान, Q धनात्मक, Q अगर ऋणात्मक भी है तो क्वांटिटी धनात्मक हुई, और नहीं भी है तो स्क्वायर होने पर धनात्मक हो जाएगा, क्योंकि धन किसी भी संख्या का वर्ग जो है हमेशा धनात्मक होता है, किसी भी संख्या चाहे ऋण की संख्या क्यों न हो, और n धन संख्या है तो ये धनात्मक है। Ex वैद्युत क्षेत्र है और m ये ऋण का होता ही नहीं, धन का ही है यहाँ पे, तो हम ये कह सकते हैं ये धनात्मक है, इसलिए ये समय के साथ बढ़ता है। लेकिन प्रयोगों द्वारा देखा गया है कि dJx का मान समय के साथ नहीं बढ़ता है, तो इसको ड्यूक ने इसमें एक संशोधन किया कि वैद्युत क्षेत्र द्वारा इलेक्ट्रॉन के वेग में तब तक ही वृद्धि होती है, क्योंकि Jx - Qd के अनुसार Vd बढ़ने पर ही Jx का मान बढ़ेगा। यानी ये वृद्धि तभी तक होती है जब तक इलेक्ट्रॉन दोबारा न टकरा जाए, इसके बाद इलेक्ट्रॉन की गति पुनः यादृच्छिक हो जाती है। यहाँ पर ये देखना है कि Jx का मान बढ़ेगा तो Vd से क्या इसका संबंध है, क्योंकि Jx बराबर -Q_N_Vd है, तो इसका मान बढ़ेगा तो ये भी बढ़ना चाहिए। तो इसके लिए ड्यूक ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जब तक दोबारा नहीं टकरा जाता है
तब तक ही इसका मान बढ़ता है और टकराने के बाद पुनः यादृच्छिक हो जाती है, इसलिए ये बढ़ता नहीं है। तो जितने समय में इलेक्ट्रॉन ये पुनः यादृच्छिक हो जाती है, मतलब दोबारा टक्कर न हो जाए। दोबारा टक्कर जब होती है, टक्कर होने से पहले इसकी गति यादृच्छिक हो जाती है, क्योंकि टकराने के बाद फिर उसका VD बढ़ेगा, इसके बाद फिर टक्कर होने के बाद फिर यादृच्छिक होगा, ये वेग इसकी गति यादृच्छिक हो जाएगी। तो दो टक्करों के बीच इलेक्ट्रॉन को जो समय लगता है उसको ही विश्रांति काल कहते हैं। ये भी कह सकते हैं कि जब तक दूसरी टक्कर नहीं होती है, इलेक्ट्रॉन जो हमारा निकाय है जालक और इलेक्ट्रॉन वाला, तो वो साम्यावस्था में नहीं आता है। तो विश्रांत काल की परिभाषा यही है कि जब तक निकाय एक बार साम्यावस्था से हटने के बाद, मतलब एक बार अपवाह वेग यादृच्छिक न हो और दोबारा जब तक यादृच्छिक नहीं होने लगती तब तक साम्यावस्था में नहीं होता है निकाय हमारा, और जब दोबारा टक्कर हो जाती है तो साम्यावस्था में आ जाता है, यादृच्छिक पुनः हो जाती है। तो यहाँ पर ये देखना है कि अपवाह वेग जब टक्कर लगती है तो एकदम तो समाप्त होता नहीं है, इसलिए जितनी देर टक्कर होती है उसके बारे में कैलकुलेशन की है कि कितना मंदन लगेगा इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन पर। तो टक्कर के पश्चात इलेक्ट्रॉन का वेग अपवाह वेग एकदम से समाप्त नहीं होता, बल्कि कुछ समय लगता है, जितनी देर ये टक्कर में रहता है। सामान्यतः निकाय की साम्यावस्था की अग्रसर होने की दर अर्थात अपवाह वेग के ह्रास की दर अपवाह वेग VD के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी dVD/dt। ये टक्कर इसलिए लिखा है जब टकरा रहा है इलेक्ट्रॉन अपने आयन से, जालक कोर के आयनों से, तब उसके वेग में जो परिवर्तन होता है वो उसके अपवाह वेग के समानुपाती होता है। अब समानुपाती का निशान हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, इसे 1/τ कहते हैं। ये 1/τ यहाँ से कांस्टेंट है और माइनस इसलिए आया है क्योंकि पहले प्रारंभिक उसका जाना है, टक्कर लगने के बाद शून्य हो जाएगा, इसलिए माइनस चिन्ह आया कि रिटार्डेशन होगा, यानी कि मंदन होगा। और यहाँ पर T आया हुआ है, यही विश्रांति काल है। इसको हमने समीकरण नंबर 4 दिया है। इसके बाद इसमें ये देखते हैं कि त्वरण कितना होगा इस दौरान ये। तो हमने टक्कर से पूर्व उसका वेग देखा VD, टकराने से पहले उसका ये वेग था। टक्कर के पश्चात इलेक्ट्रॉन एकदम रुक गया, उसका वेग 0 हो गया एक दिशा में। तो टक्कर से माध्य में क्या परिवर्तन हुआ? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग ये है 0 और प्रारंभिक था VD, तो 0 माइनस VD यानी माइनस VD। यदि माध्य संघट्ट का टाउ C का मतलब कोलिशन से है, टाउ का मतलब टाइम से है, तो जब टक्कर हुई तब कितनी देर टकरा रहा था, कितनी देर कोलिशन हुआ उसका, टक्कर कितनी देर हुई वो यहाँ पे लिया। तो टक्कर से माध्य वेग में परिवर्तन की दर यानी मंदन, तो dVD/dt, और यहाँ पर टक्कर लिख दिया, टक्कर वाले में बल वाला और था त्वरण और ये मंदन है, तो माइनस VD/TC यानी वेग परिवर्तन बटे समयांतर। वेग परिवर्तन माइनस VD है, TC जो है उस दौरान समय अंतराल है, इसलिए माइनस VD/τC। ये 5वां समीकरण। और ये भी हम देखते हैं कि समीकरण 4 तथा 5 से dVD/dt के मान हम बराबर रखते हैं। ये समीकरण 5 से dVD/dt और टक्कर कोलिशन वाला टाइम मंदन है, और समीकरण 4 से हम देखते हैं, ये समीकरण 4 से टक्कर का ही मंदन है। इन दोनों को हम बराबर रखेंगे और दिए देखते हैं
विश्रांत काल और संघट्ट काल, जिसे टाउ सी कहते हैं, इनके मान में क्या संबंध है। तो यहाँ से ये दोनों मान रखेंगे तो ये तो हमारा माइनस वी डी ओवर डी टाउ बराबर, और ये इसके हमने ये मान लेफ्ट वाले ये बराबर रखे तो ये राइट वाले ही बराबर होंगे, इसलिए माइनस बी डी ओवर टाउ सी आया। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा तो टाउ के टाउ सी आ जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जो संघट्ट काल है उसके विश्रांत काल के बराबर होता है। विद्युत चालकता देखते हैं। चूर्णिका में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग में परिवर्तन बाह्य विद्युत क्षेत्र तथा जालक के आयनों से टक्कर के कारण होता है। अतः अपवाह वेग में कुल परिवर्तन की दर क्या होगी, डी बी डी और डी टी बराबर, जब हमने वैद्युत क्षेत्र लगाया था तब उसमें जो त्वरण उत्पन्न हुआ प्लस टक्कर के कारण जो नेगेटिव त्वरण मिला है यानी कि मंदन हुआ है, उन दोनों को उनका बीजगणितीय योग कर देते हैं। इसका मान हमने रखा माइनस क्यू ई एक्स ओवर एम, और इसका मान अभी हमने निकाला था समीकरण 5 से, वो रखेंगे। ये समीकरण 2 से हमने देखा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये टोटल मान हुआ जब वैद्युत क्षेत्र लगा था, और वैद्युत क्षेत्र जब हटा लिया गया तो डीवीटी ओवर डीटी का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि उस स्थिति में जो हमारे इलेक्ट्रॉन है उनकी गति पुनः से यादृच्छिक हो जाती है, यानी अपवाह वेग 0। अपवाह वेग में परिवर्तन में डी वी डी का मान 0 होता है, तो इसलिए डी वी डी ओवर डी टी का मान भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ 0 रख दिया और ये मान ले लिया, पक्षांतर कर लिया, यहाँ से बी डी का मान निकालेंगे तो ये आएगा, और इसको हमने समीकरण बना दिया है 7। अगला यहाँ से हम कह सकते हैं कि अपवाह वेग आरोपित वैद्युत क्षेत्र तथा संघट्ट काल के अनुक्रमानुपाती होता है, क्योंकि बी डी बराबर माइनस क्यू ई एक्स टाउ, ये अंश में आई हुई है इसलिए अनुक्रमानुपाती, और क्यू और एम जो है वो कांस्टेंट है, तो निश्चित रूप से ई एक्स और टाउ के समानुपाती हैं। निकाय में प्रवाहित धारा जे एक्स, धारा घनत्व जे एक्स बराबर माइनस क्यू एन वी डी है। अब हम वी डी का मान जो हमने निकाला है अभी माइनस क्यू टाउ ई एक्स ओवर एम रख देंगे तो जे एक्स का मान ही आ जाएगा, क्यू स्क्वायर एन टाउ ई एक्स ओवर एम, अर्थात अपवाह वेग वी डी की दिशा ई एक्स और जी एक्स के विपरीत होती है, क्योंकि इस समीकरण से हम देख सकते हैं कि वी डी और जे एक्स के बीच ऋण का चिन्ह है। इसका मतलब ये है कि इन दोनों की दिशा विपरीत है, और यहाँ पर हम देखें वी डी और ई एक्स इनके बीच भी ऋण का चिन्ह है, इसलिए इन दोनों की दिशा विपरीत है, यानी वी डी की दिशा जे एक्स और ई एक्स के विपरीत होती है। गतिशीलता की बात करते हैं। अपवाह वेग तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात वाहक आवेश वाहक की गतिशीलता कहलाती है। वी डी इसका अपवाह वेग है और ई एक्स इसका विद्युत क्षेत्र है। वी डी का मान हमने यहाँ से रख दिया पीछे से माइनस क्यू टाउ ई एक्स ओवर एम, और ई एक्स का मान यहाँ से इससे कैंसिल, म्यू का मान गतिशीलता को म्यू से प्रदर्शित किया गया है, म्यू बराबर माइनस क्यू टाउ ओवर एम। ये गतिशीलता इसका मात्रक मीटर स्क्वायर पर बीएस होता है। चालकता विद्युत चालकता क्या होती है, धारा घनत्व और वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को विद्युत चालकता कहते हैं। जे एक्स का मान हमने पीछे से रख दिया, ये क्यू स्क्वायर एन टाउ ई एक्स ओवर एम, और ई एक्स का मान ये कैंसिल हुआ, और विद्युत चालकता सिग्मा बराबर क्यू स्क्वायर एन टाउ ओवर एम, और विद्युत चालकता का मात्रक जो मोल पर मीटर होता है।
वाह्य माध्य मुक्त पथ क्या होता है? अनापवर्ष्ट इलेक्ट्रॉन गैस, मतलब आदर्श इलेक्ट्रॉन गैस द्वारा मान्य मैक्सवेल्स बोल्ट्जमैन सांख्यिकी के अनुसार इलेक्ट्रॉन तब तक सीधी रेखा में गमन करता है जब तक वह जालक से टकराकर प्रकीर्णक नहीं हो जाता। इलेक्ट्रॉन द्वारा दो लगातार टक्करों के बीच तय की गई दूरी को मुक्त पथ और इन सभी मुक्त पथों की औसत को माध्य मुक्त पथ कहते हैं। माध्य मुक्त पथ लैम्डा बराबर वी बार, यानी जो हमारी वेलोसिटी वेग है, वर्ग माध्य मूल वेग कह सकते हैं इसको, वी बार इंटू टाउ, विश्रांत काल और वर्ग माध्य मूल वेग के गुणनफल के समानुपाती होता है माध्य मुक्त पथ। अब इलेक्ट्रॉनों का माध्य मूल वेग वी बार बराबर √3 kVt ओवर m, हम रख देंगे ये मान इसमें, तो लैम्डा का मान आ जाएगा √3 kVt ओवर m इंटू टाउ, और इस तरह से हमने टाउ का मान निकाल लिया, टाउ का मान पक्षांतर करके निकाल लिया, तो लैम्डा √m ओवर 3 kVt, परंतु सिग्मा का मान Q² n टाउ ओवर m है। अतः हमने ऐसे सिग्मा का मान निकाला, ये टाउ का यहाँ से मान रख दिया इसमें, तो n² ओवर m, n² ओवर m, टाउ का ये मान उठा के यहाँ रख दिया, तो सिग्मा बराबर n² लैम्डा बटे √3m kVt, यानी सिग्मा समानुपाती है लैम्डा अपान √t, क्योंकि n² और 3 और m और kv ये घातांक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि सिग्मा समानुपाती लैम्डा अपान √t, परंतु लैम्डा समानुपाती है 1/T की। अतः सिग्मा समानुपाती 1/T √t, यानी सिग्मा समानुपाती है T⁻⁻3/2, यानी प्रतिरोधकता रो का मान 1/सिग्मा होता है और ये समानुपाती होता है T⁻3/2। ये हमारा डेरिवेशन है इसका।